नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज हम देखने वाले यहाँ पर हमारे प्रैक्टिस सेट की सीरीज के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट जो कि उपयोगी होगा आपके लिए, आपके आने वाले टैट एग्जाम के लिए जिसकी तैयारी में आप लगे हुए हैं। तो प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और यहाँ पर इन प्रश्नों के माध्यम से अपना आकलन ज़रूर कीजिएगा, अपना उत्तर कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए और बढ़ते हैं आज के हमारे प्रैक्टिस सेट की ओर और देखते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, यहाँ पर रोग से संबंधित प्रश्न है। तो हेपेटाइटिस जो है ये मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, जिगर, अग्नाशय, तिल्ली या फिर है छोटी आंत। तो देखिए यहाँ पर हम जनरली क्या है कि जैसे क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो हमें पता होता है, पर कभी कभी उस उत्तर को इस प्रकार से थोड़ा सा घुमाया जाता है ताकि हम कंफ्यूज हो और गलत उत्तर लगा दें। अब देखिए हम सभी जानते हैं कि जो हेपेटाइटिस होता है जिसे हम पीलिया भी कहते हैं। अब आप सभी जानते हैं कि इस पीलिया जो होता है इसमें जो हमारा यकृत होता है वो प्रभावित होता है। अब देखिए यहाँ पर यकृत जो है उसको सीधे सीधे नाम लीवर नहीं लिख रखा है ना, तो थोड़ा सा उसको क्या है बदल करके दिया है। तो आपको ज़रूर इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, जिसे हम कहेंगे जिगर। जी हाँ, जिगर जो रहेगा वही हमारा यकृत होगा, उसी को हम लीवर कहते हैं, है ना। और ये जो हेपेटाइटिस होता है इसे पीलिया जॉन्डिस भी कहते हैं और ये एक वायरस जनित रोग है। इसमें हमारा जो यकृत होगा वो प्रभावित होगा और इस रोग से जो ग्रसित व्यक्ति होता है साथ ही साथ उसके रक्त में पित्त वर्ण यानी कि जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में चले आते हैं, जिस वजह से उसका जो रंग होता है वो पीला दिखने लगता है और पूरा पीला रंग जो है उसके शरीर पर फैल जाता है और उसी वजह से हम इस रोग को पीलिया के नाम से भी जानते हैं। चलिए, तो यहाँ पर होगा पहला विकल्प जिगर, जिसे लीवर हम यकृत भी कहेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न की ओर अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, खादिन, बंधिस, आहार एवं कट्टा आदि प्राचीन परंपरागत संरचनाएं हैं जो कि निम्न का उदाहरण है। देखिए यहाँ पर जो खड़ीन, बंधिस, आहार, कट्टा दे रखा है तो ये सभी क्या हैं, प्राचीन परंपरागत कुछ संरचनाएं हैं। ये किसके लिए उपयोग में आती थी? यहाँ पर दिया अन्न भंडारण, काष्ठ भंडारण, जल संग्रहण, मृदा संरक्षण। तो देखिए ये जो चारों यहाँ पर हम संरचनाओं को देख रहे हैं, खड़ीन, बंदिश, आहार एवं कट्टा, ये जो परंपरागत संरचनाएं हैं ये जल संग्रहण करने के लिए अपनाई जाने वाली प्राचीन संरचनाएं हैं। मतलब इनका उपयोग जो है वो जल को इकट्ठा करने में उपयोग किया जाता था। तो यहाँ पर जल संग्रहण में ये उपयोग में लाई जाने वाली प्राचीन परंपरागत संरचनाएं हैं जिनको इन नामों से जानते हैं। आगे देखिए, कीटों में स्थित श्वसन अंग का नाम क्या होगा? यहाँ पर है त्वचा, शरीर का सतह या फिर गलफड़े या फिर है श्वास नली। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो कीट होते हैं उनमें स्थित जो श्वसन अंग होते हैं उसे हम कहते हैं ट्रेकिया या श्वास नली, जो कि है विकल्प डी के रूप में। और विकल्प डी जो होगा ट्रेकिया या श्वास नली से हम कहते हैं ये इसके लिए सही उत्तर होगा। आगे देखिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बया रहती है, तो बया एक प्रकार की जो मतलब पक्षी है, एक प्रकार का पक्षी है, पक्षी की प्रजाति है। तो ये कहाँ पर रहती है? घर, दड़बे, बिल या घोंसले। तो यहाँ पर बया जो है ये रहती है विकल्प डी, घोंसले। और इसके घोंसले जो होते हैं ना, ये जो ठंड के दिन में हम लंबे लंबे वाले हमें जो टोपे होते हैं उनको लगाते हैं, उस प्रकार के इसके घोंसले होते हैं बया के। तो डी विकल्प होगा इसमें सही उत्तर। आगे देखिए अगला प्रश्न आता है हमारा, टुंड्रा प्रदेश के निवासियों के आवास कहलाते हैं। तो टुंड्रा प्रदेश के निवासियों के आवासों को हम क्या कहते हैं? क्रॉल कहते हैं, ट्यूपिक कहते हैं, इग्लू कहते हैं या फिर इन्हें घर कहते हैं। तो देखिए टुंड्रा प्रदेश के निवासियों के जो आवास होते हैं वो कहलाते हैं इग्लू। और इग्लू क्या होते हैं? बर्फ़ के बने घर होते हैं जिन्हें हम इग्लू कहते हैं। चलिए, सी विकल्प इसमें सही उत्तर होगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर, दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? तो देखिए जब हम दाने को भूसे से अलग करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? कटाई, बुआई, निराई या थ्रेशिंग। थ्रेशिंग यहाँ पर दो विकल्पों में हो गया है, थोड़ा सा एक में मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर चौथे विकल्प में आप समझिएगा डी वाले में है थ्रेशिंग। तो देखिए दाने को जब हम भूसे से अलग करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं थ्रेशिंग और डी विकल्प होगा यहाँ पर उत्तर। अब देखिए एक चीज़ और भी यहाँ पर हो सकती थी,
थ्रेसिंग क्या है, एक यंत्र के रूप में यदि हम उनको उपयोग में करते हैं तो उसे हम थ्रेसिंग कह सकते हैं। परंतु पहले प्राचीन समय में जो लोग थे ना, वो भूसे को अनाज से अलग करने के लिए थ्रेसिंग यानी कि कोई यंत्र का प्रयोग नहीं करते थे। वो अपने जो जिसको बोलते हैं हम उफन्ना, है ना, उसको हवा में ऐसे ऊपर भर करके ऊपर से नीचे गिराते थे, जिससे कि हवा के माध्यम से वो अलग हो जाता था। उसे उफन्ना भी कहते हैं और किसी नाम से भी क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में उसको कहा जाता होगा। पर यदि वो भी विकल्प हो सकता है तो वो भी हमारा उत्तर यहाँ पर बन सकता था यदि थ्रेसिंग ना होता तो चलिए वो यहाँ पर नहीं है, पर ध्यान जरूर रखिएगा। आगे देखिए, लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो लौंग और केसर जो है पौधे के जड़, तना, फूल, फल किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो यहाँ पर हम बात करें यदि लौंग और केसर की, तो ये दोनों ही जो हैं ये पौधे के फूल से प्राप्त होने वाले अंग भाग हैं। यहाँ पर सी विकल्प जो होगा ये इसमें सही उत्तर होगा। आगे देखिए, सरीसृप के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है? यहाँ पर है 4 विकल्प, कछुआ, अमीबा, फर्न, व्हेल। तो सरीसृप यदि जीवों की बात करें तो देखिए, सरीसृप जीव के अंतर्गत वे जीव आते हैं जो कि रेंग कर चलते हैं। यहाँ पर सरीसृप का मतलब है रेंग कर चलने वाले जीव। अब यदि आप जानते हैं सरीसृप का मतलब रेंग कर चलने वाले जीव, तो यहाँ पर आप उत्तर को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं और वो उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प ए, कछुआ। तो ये कछुआ कैसे चलता है? रेंग कर ही चलता है ना, यानी कि सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आने वाले जीव पेट के बल ऐसे घिसट करके चलते हैं। तो यहाँ पर ए विकल्प इसमें हो जाएगा सही उत्तर। चलिए आगे देखें, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक यहाँ पर कौन सा होगा? यहाँ पर डीएपी, सोडियम फास्फेट, यूरिया या फिर है सुपर फास्फेट। तो यहाँ पर होगा यूरिया, जिसके अंदर मिला होगा नाइट्रोजन। सी विकल्प के साथ यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न आता है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध है किससे? कृषि उत्पादकता में वृद्धि, हरित क्रांति, रेशम कीट पालन, दुग्ध उत्पादन। तो यहाँ पर ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का जो संबंध होगा वो होगा दुग्ध उत्पादन से। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। स्लीपर जंतु, जिसे हम एनिमल क्यूल भी कहते हैं, किसका सामान्य नाम है? तो देखिए, स्लीपर जंतु, तो स्लीपर का मतलब क्या होता है? स्लीपर यानी कि जो हमारी जो चप्पल होती है जिसे हम स्लीपर बोलते हैं, उस की तरह एक जंतु रहता है जिसे हम बोलते हैं पैरामीशियम, है ना। और बहुत पहले जो छोटी कक्षाएं हैं उनमें भी हमने इसका चित्र देखा होगा, चप्पल के आकार का इसका चित्र रहता है। तो इसीलिए इसको स्लीपर जंतु के नाम से भी जाना जाता है और डी विकल्प होगा इसमें सही उत्तर। चलिए आगे देखें, अगला प्रश्न आता है, एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? तो देखिए, जब हम एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के बहुत बड़ी मात्रा में जब उगाए गए पौधे उगाते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें हम क्या कहते हैं? फसल, साइलो, खरपतवार, झाड़ियाँ। तो उन्हें हम फसल ही कहते हैं, क्योंकि देखिए खेत के अंदर हम जब उगाते हैं तो एक ही स्थान होता है, वहाँ पर हम एक ही प्रकार की पौधे उगाते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो वो हमारी फसल कहलाती है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी जो होते हैं जिन्हें वर्टिब्रेट्स के नाम से भी जानते हैं, रिक्त स्थान प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए यहाँ पर पूछा है कि ये कौन सी प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी जो वर्टिब्रेट्स होते हैं इन्हें हम कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत रखते हैं और यहाँ पर डी विकल्प जो होगा ये होगा इनका सही उत्तर, कॉर्डेटा। चलिए आगे बात करें, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण होता है। तो फसल उगाने से पहले प्रथम चरण क्या होता है? मिट्टी की जुताई करना, बुआई करना, निराई गुड़ाई करना या फिर थ्रेसिंग करना। तो देखिए, सबसे पहले जब हम फसल को उगाते हैं तो निश्चित रूप से हम मिट्टी की जुताई करते हैं, खेत को तैयार करते हैं और फिर फसल उगाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रवाल भित्तियाँ कितने प्रकार की होती है? तो प्रवाल भित्तियाँ जो होती है ये कितने प्रकार की होंगे? 2, 3, 4 या फिर 5 प्रकार की। तो देखिए, प्रवाल भित्तियाँ जो होती हैं ये 3 प्रकार की होती है और बी विकल्प होगा इसमें सही उत्तर। जिन भित्तियों को हम 3 अलग अलग नाम से जानते हैं, एक तटीय प्रवाल भित्ति, दूसरी अवरोधक प्रवाल भित्ति और तीसरी प्रवाल वलय के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार के 3 प्रवाल भित्तियाँ होती हैं। आगे देखिए, प्रवाल विरंजन किसे कहते हैं? अब यही प्रश्न प्रवाल से संबंधित है, तो प्रवाल विरंजन किसे कहते हैं? अब देखिए, प्रवाल विरंजन हम
कवकों के श्वेत होने को, शैवालों के श्वेत होने को, बैक्टीरिया के श्वेत होने को, या फिर उपरोक्त सभी के श्वेत होने को। तो यदि हम बात करें यहाँ पर प्रवाल विरंजन, तो जो शैवाल हैं उनके श्वेत होने को हम कहते हैं प्रवाल विरंजन, है ना। और यहाँ पर होगा बी विकल्प इसमें सही उत्तर। चलिए आगे देखें, फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य कौन करता है। बहुत सरल सा प्रश्न है, और फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करने वाले जो जंतु होते हैं, जीव होते हैं, उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं, जो कि बैक्टीरिया के रूप में होते हैं, परंतु यहाँ पर उनके नाम दिए हैं, जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया है, हॉकमोथ है, आरा मक्खी है, बालवेल कीट है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा राइजोबियम बैक्टीरिया, विकल्प ए इसमें सही उत्तर होगा। आगे बात करें, दराती उपकरण किस काम में आता है। बहुत सरल सा प्रश्न है, परंतु जो लोग खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं वो तो इस उपकरण को बहुत आसानी से जानते हैं, और जो खेतीबाड़ी से थोड़ा दूरी रखते हैं, मतलब वो शायद इसको नहीं समझ पाते होंगे। तो दराती उपकरण जो है ये फसल जुताई, फसल बुआई, फसल कटाई, फसल भंडारण। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दराती जो उपकरण होता है ये फसल कटाई में उपयोग में लाया जाता है। और फसल कटाई के लिए जो दराता होता है हमारा इस प्रकार का होता है, ये ठीक है ना, ये पकड़ने के लिए हत्था होता है। तो इस प्रकार से ये एक धारदार हथियार कह सकते हैं इसको, जो कि फसल काटने के काम में आता है। आगे देखिए, एक परितंत्र में होते हैं, तो एक परितंत्र में क्या होंगे, सभी सजीव सभी अजीव वस्तुएं, सभी सजीव अजीव वस्तुएं, या फिर कभी सजीव कभी अजीव वस्तुएं। तो देखिए, एक परितंत्र जो होता है उसके अंदर निश्चित रूप से हम देखते हैं कि उसमें सभी सजीव और अजीव दोनों ही प्रकार की वस्तुएं देखने को मिलती है। यानी कि परितंत्र जो होता है वो जीव और अजीव, मतलब जैव और अजैव दोनों ही प्रकार की वस्तुओं से मिलकर बनता है। आगे बात करें यहाँ पर साइलो क्या है, तो देखिए साइलो जुताई का एक उपकरण है, कटाई का एक उपकरण है। कटाई के समय का एक त्योहार है या फसल भंडारण है तो बड़े भंडार घर है। तो देखिए साइलो जो है ना, ये फसल के भंडार के लिए बड़े बड़े वैसे प्लास्टिक के बैग होते हैं, जो एक बहुत लंबे आकार के रूप में होते हैं, और इनमें बहुत सारा जो भंडारण है अनाजों का वो किया जाता है, और फसल जो पानी होता है उसका कोई इन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से साइलो जो है ना, ये एक बहुत बड़े बड़े बैग होते हैं जिन्हें फसल भंडारण है तो भंडार घर के नाम से भी जानते हैं। तो डी विकल्प होगा इसमें सही उत्तर। आगे देखें, यहाँ पर मधुमक्खियों में शहद एवं छत्ते के निर्माण का कार्य कौन करता है। तो मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है वहाँ पर राजा, सैनिक मधुमक्खियाँ, रानी या फिर श्रमिक मधुमक्खियाँ। तो हम देखते हैं कि मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें मधुमक्खियों के अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसमें रानी मक्खी होती है, राजा होता है, सैनिक मक्खियाँ होती हैं और कुछ श्रमिक मधुमक्खियाँ होती है। तो जो शहद निर्माण, छत्ते का निर्माण का कार्य जो है वो करने वाली जो मक्खियाँ होती हैं उन्हें हम कहते हैं श्रमिक मधुमक्खियाँ, और ये इसका कार्य करती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, डिस्पोजल प्लास्टिक प्लेटों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्यों। अब बहुत सिंपल सा प्रश्न है कि डिस्पोजल प्लास्टिक प्लेटों का उपयोग हमें क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से ये कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, साथ ही साथ ये नष्ट आसानी से नहीं होते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बने होते हैं, यानी कि आसानी से नष्ट होने वाले नहीं होते हैं। चलिए डी विकल्प इसमें उत्तर हो जाता है। आगे यहाँ पर देखें, निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। तो यहाँ पर है, बाहर जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, बी कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट बल्ब पंखे का स्विच बंद करना, और सी माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना, और डी है उपरोक्त सभी। तो यदि हम देखें यहाँ पर निम्न में से पर्यावरण मित्र व्यवहार जो है का कार्य कौन सा होगा, तो यहाँ पर यदि हम देखें तो उपरोक्त सभी प्रकार के जो कार्य हैं निश्चित रूप से कपड़े का थैला ले जाना, और कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट पंखे का स्विच बंद करना, माँ के स्कूटर छोड़ने के बजाय हम पैदल विद्यालय तक जा सकते हैं। तो ये मतलब विद्यालय पास में होगा तो हम ये तीनों चीज़ें अपना सकते हैं। तो डी विकल्प यहाँ पर बन जाता है इसके लिए सही उत्तर।
चलिए आगे देखिए, बंगाल के अरावली वन क्षेत्र में अधिकता है, तो यहाँ पर अधिकता किनकी है? टीक वृक्षों के, साल वृक्षों की, बांस वृक्षों की या फिर मैंग्रोव वृक्षों की। तो यहाँ पर साल वृक्षों की अधिकता और होगा बी विकल्प इसमें सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भूमि जल स्तर क्षीण नहीं होगा, तो ये जल स्तर क्षीण कैसे नहीं होगा? वनों के विकास में वृद्धि से, ताप विद्युत घरों से, वनों की क्षति एवं वर्षा की कमी से, डी है उच्च जल मांग वाली फसलों के उगाने से। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा वनों के विकास एवं वृद्धि से, पहला विकल्प इसमें सही होगा। चलिए आगे देखें, दालें निम्नलिखित में से किसकी प्रचुर स्रोत हैं? तो यहाँ पर हम बात करें दालें निम्नलिखित में से किसकी प्रचुर स्रोत हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, खनिज, विटामिन्स। तो यहाँ पर जो दालें हैं वो निम्नलिखित में से किसकी प्रचुर स्रोत है? तो वो है यहाँ पर प्रोटीन्स की, और बी विकल्प होगा इसमें सही। आगे बढ़ते हैं, बड़े बांध बनाने का विरोध इसलिए है। अब बड़े बांध बनाने के पीछे विरोध क्यों होता है? तो देखिए, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, पर्यावरणीय कारक या फिर उपरोक्त सभी कारक। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो बड़े बांध बनाने के पीछे जो कई बार विरोध का सामना करना पड़ता है, वो विरोध सामाजिक कारण भी हो सकते हैं, आर्थिक कारण भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ज़मीनें, खेती बाड़ी की जो जगह होती है वो उसमें चली जाती है, वो डूब में चली जाती है, इस वजह से ये भी कारण होता है। बहुत सारे पेड़ पौधे जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, वो कट जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, तो ये पर्यावरणीय कारण भी हो सकता है। और कोई लोगों की बस्तियां वहाँ पर रहने वाली होती है, यदि उनके मकान होते हैं तो वो सामाजिक कारण भी हो सकता है। तो निश्चित रूप से बड़े बांध के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो यहाँ पर बन जाएगा उत्तर डी, उपरोक्त सभी। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? तो इबोला शब्द क्या है? तो देखिए, इबोला शब्द पश्चिम अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप है, बांग्लादेश से एक विषाणु रोग प्रकोप है, या फिर ISIS द्वारा विनाश किया गया सीरिया का एक शहर है, या फिर डी है कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो इबोला जो है ये एक पश्चिमी अफ्रीका से में एक विषाणु रोग प्रकोप है, और विकल्प ए यहाँ पर होगा इसका सही उत्तर। आगे बात करें, अगर कचरा पीने के पानी में मिल जाए तो कौन सी बीमारी फैलेगी? तो यहाँ पर स्कर्वी, टाइफाइड, मलेरिया, एनीमिया। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, अगर कचरा पीने के पानी में मिल जाए तो इससे जो बीमारी होगी वो यहाँ पर होगा टाइफाइड, और विकल्प बी होगा यहाँ पर हमारा सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मैग्नीफेरा इंडिका जो है ये इंडिया लिखा है, तो ये इंडिका है। मैग्नीफेरा इंडिका जो है किसका वैज्ञानिक नाम है? अमरूद, आम का, आंवले का, कटहल का। तो यहाँ पर ये जो नाम दिया है ये है आम का, और विकल्प बी होगा यहाँ पर हमारा सही उत्तर। चलिए आगे देखें अगला प्रश्न। अब यदि हम बात करें तो हमारे जो 30 प्रश्न थे ये समाप्त हो चुके हैं, और 30 प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।